विनती है कि आप बाहर आए। 20 नवंबर को ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हम सबके लिए, और आप बाहर आए और वोट दें। बहुत जरूरी है हमारे महाराष्ट्र के हित के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ असर डाल पाएंगे बीजेपी जो कोशिश कर रही है? देखिए, लोकसभा चुनाव में भी तो माननीय हेमंत सोरेन जी को जेल में भेजकर यहाँ तमाम प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर सब सारे लोग आए थे। तो क्या हुआ, यहाँ पर रिजल्ट आपने देखा कि हमारे पक्ष में रहा, इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहा। अभी भी ये लोग चुनाव है तो इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे ही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता मंच बना चुकी है, जुमलेबाजों को यहाँ पर कोई जगह नहीं देगी। यहाँ पर जो सचमुच में जमीन से जुड़कर काम करने वाले लोग हैं उन्हीं को मौका मिलेगा। इसका समोसा कॉकस आया है महाराष्ट्र में झूठ का नया कारोबार लेकर, लेकिन जिन 3 प्रतिनिधियों को कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में भेजा है वो अपने आप में काफी अनोखे हैं। एक, जिनसे भ्रष्टाचार शब्द बहुत कीनली जुड़ा हुआ है कर्नाटक में, जो कांग्रेस के वोट की शायद इतनी चिंता नहीं करते जितना कि वो कैसे सीएम बन जाए उसकी चिंता करते हैं। तो पॉलिटिकली अनस्टेबल करना अपने राज्य को, ये उनका एक प्रतीक है। दूसरे आए हैं जिन्होंने वोट लेने के लिए 1 तोला सोना का वादा किया था जनता से, जनता अभी तेलंगाना में उनको ढूंढ रही है। और तीसरे तो वो हैं जो समोसा किसी ने खा लिया तो उस पर सीआईडी की प्रोब करा देते हैं। तो ऐसे लोग जो विकास के मुद्दों पर सीरियसली काम नहीं करते, वो आएंगे, झूठ का वायुमंडल फैलाएंगे, लेकिन जनता सजग है, जनता सचेत है और जनता विकास के लिए भाजपा को ही वोट करेगी। राहुल गांधी आए और उन्होंने कहा कि एक बार फिर उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है, बीजेपी आरएसएस। देखिए, उनका भविष्य खतरे में हो सकता है, संविधान कभी खतरे में नहीं होगा। मुझे लगता है ये उन्होंने आह्वान किया और 24 का जो चुनाव है उनकी पुनः हार इस बात का संकेत है कि जनता जानती है कि संविधान का संरक्षण नरेंद्र मोदी से बेहतर और किसी ने नहीं किया। लाडली बहना योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन उसी के तर्ज पर कांग्रेस भी महालक्ष्मी योजना लेकर कॉपी कैट सिंड्रोम कांग्रेस के लिए पुराना है। आपको मैं याद दिला दूं, लाडली बहन और लाडली लक्ष्मी योजना की विशेष शुरुआत 2007 में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी जब मुख्यमंत्री थे तब से हुई थी। तो महिला को जन्म से लेकर, शिक्षा से लेकर शादी तक का कहीं न कहीं आर्थिक समर्थन देने का जो खाका है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ही प्रस्तुत किया था जनता के सामने। तो अगर उसी का कॉपी करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है तो आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बस इतना ही है कि वो सत्ता में आने वाले हैं नहीं, तो कॉपी करने का उन्हें सौभाग्य मिलेगा नहीं। जो ओरिजिनल दाता हैं ऐसे योजना के, वो महाराष्ट्र में पुनः अब तक 2.5 करोड़ बहनों को इसका फायदा हो चुका है। आगे भी महिलाओं के सम्मान में, उनके सहयोग में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ही इस योजना को यहाँ पर धरातल पे इम्प्लीमेंट करेगी। जिस तरह से ईसीएस ने एक बयान सामने आया कि जो अरविंद सावंत ने वक्तव्य किया था वो अपराधिक वक्तव्य, क्या बोलेंगे? मैं स्वागत करती हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कि उन्होंने कहा है कि महिलाओं के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं स्वागत और अभिनंदन देना चाहती हूँ हमारे प्रधानमंत्री को, क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में भी कहा है महिलाओं को जो लोग गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनकी विकृत मानसिकता दिखाई देती है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एकनाथ शिंदे जी को, क्योंकि उन्होंने सही में एक लाड़की बहन को एक मौका दिया है। और वो लाड़की बहन जब आई इस पूरे क्षेत्र में तब विपक्ष की प्रतिक्रिया तो आपने सुनी। तो धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री को और चीफ इलेक्शन कमीशन को और महिला आयोग को। बहुत ही गलत है। देखिए, सरकार की नीतियों के संबंध में हमारे कई आलोचना है और हो भी सकते हैं, लेकिन चुनाव के मौके पर भारतीय जनता पार्टी इतनी डेस्परेट हो गई है यहाँ। वो देख रहे हैं कि जितने भी वो नफरत की पॉलिटिक्स यहाँ चला रहे हैं, लोग उसका रिस्पांस नहीं दे रहे। इसलिए अभी ईडी, सीबीआई, आईटी जो उनके ट्रस्टेड दोस्त है, जो उनके सबसे बड़े मित्र हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये बेहद गलत है और ये इलेक्शन कमीशन को भी रोकना चाहिए कि आप चुनाव के ऐन मौके पर आप आईटी रेड करवा रहे हैं। क्यों? अगर कोई बात थी आप कोर्ट में जाते, आप कोई केस के बारे में पूछते, आप इजाजत देते। ये कैसे हो सकता है? तो ये बहुत गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। और मैं कहती हूँ ये सिर्फ ये बात दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी, उनके तमाम बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, लेकिन कतई कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए
उनकी जो एक्चुअल गठबंधन के लोग हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी, उसी को अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरह की मांगे की है 17 एनसीपी कांग्रेस को उन्होंने लेटर लिखा है, तो इस मांग को लेकर आपकी क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैंने ना ही पत्र देखा, ना किसी की मांगे सुनी, ना मांगे पढ़ी, ना मांगों को स्वीकार किया गया है कि नहीं पता नहीं। मैं बस एक चीज़ कहूँगी, ये लेटर मीडिया को मिलता है। कोई भी एक फोटोग्राफ आप दिखा दीजिए जहाँ किसी नेता को मिलकर उन्होंने ये पत्र दिया होगा। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित हिंदू मुसलमान विवाद कराना, बांटना, काटना और लूटना वाली जो राजनीति है, उसके चलते वो इस तरीके के मुद्दों को सामने ला रहे हैं। मुद्दा महाराष्ट्र के सामने ये नहीं है, मुद्दा महाराष्ट्र के सामने बेरोजगारी का है, मुद्दा महाराष्ट्र में महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय को लेकर है, किसानों के अन्याय को लेकर है, जो युवाओं के साथ जो मैंने बेरोजगारी की बात की वो है, महिलाओं पे महंगाई की मार है, साथ ही साथ जो हमारी इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र के बाहर ले जा रही है उसके खिलाफ है। जो मुंबई में एक डर का माहौल बनाने का काम हुआ है, एक साजिश हो रही है, साजिश के तहत मुंबई को बदनाम किया जा रहा है, जहाँ पे बॉलीवुड के एक्टर्स को थ्रेट कॉल्स आते हैं, एक राजनेता को दिन दहाड़े उनकी मौत हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। तो ये सब दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी महाझूठी गठबंधन जानते हैं कि इनके पास और कोई एजेंडा नहीं है, तो इसलिए देश में इस तरीके का, और महाराष्ट्र में क्योंकि चुनावी राज्य है, इस तरीके का माहौल कर रहे हैं। शरद पवार ने बयान भी दिया कि हम आपको जो मांगे पूरे करेंगे। कौन सा बयान है? मुझे आप वो बयान बताइए, आप मुझे वो बयान दिखाइए। ऐसा कोई बयान उन्होंने नहीं दिया है। और मुझे आप एक फोटो दिखा दीजिए, एक वीडियो दिखा दीजिए जहाँ पे ऐसी मांगों का हमने समर्थन दिया हो। मैं फिर से कहूँगी, महाराष्ट्र का मुद्दा महाराष्ट्र की जनता के हित का मुद्दा है, महाराष्ट्र के विकास का मुद्दा है, महाराष्ट्र की प्रगति का मुद्दा है, महाराष्ट्र को फिर से उनका जो शौर्य है वो दिलाने का मुद्दा है। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित हैं। और मैं इसी आपकी माध्यम से खुली चुनौती देती हूँ कि कौन सा उलेमा बोर्ड है जो वेरीफाइड है, जो रजिस्टर्ड है और वो ये चिट्ठी लिख रहा है। इसमें मैं बता दूं, 2019 में बहुत विस्तृत स्तर पर झामर झील में पक्षियों की मृत्यु हुई थी, त्रासदी हुई थी। तो जिस दिन हमें पता चला उसी दिन से चूँकि हमने हमारी जो स्ट्रेटजी है इस स्तर से बनाई कि हमने कोई भी पक्षी है वो वहाँ मृत या बीमार ना छूटे और पक्षियों में ये बीमारी ना फैले। हो सकता है नेचुरल डेथ भी हो या कोई बीमारी भी हो, तो इस स्तर पर हमने दोनों ही एंगल पर काम करना प्रारंभिक तौर से शुरू किया। और हमने प्रतिदिन हमारी 10 टीमें हैं वो झील क्षेत्र में भेजकर आज तक हमने 520 है वो मृत पक्षी यहाँ से और 235 पक्षी हैं वो घायल या जो भी बीमार पक्षी थे उनका हमने रेस्क्यू किया है। और इन सभी का उपचार है पशुपालन विभाग की टीमों द्वारा लगातार किया जा रहा है। और इसकी प्रारंभिक तौर पर प्राथमिक उपचार है मौके पर ही किया जाकर, जो नावा पशु चिकित्सालय है वहाँ पर भी टीमें लगी है, साथ में मीठड़ी पशु चिकित्सालय है वहाँ पर भी लगातार टीमें लगी है। तो इस दौरान जो ट्रांसपोर्टेशन है घायल पक्षियों का, उस ट्रांसपोर्टेशन में हमारी लगभग 1 या 2 पक्षी जो गंभीर थे उनकी मृत्यु प्राथमिक उपचार पश्चात ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हुई है। अदरवाइज ट्रांसपोर्टेशन कहें कि हम मीठड़ी चूँकि यहाँ से कुछ किलोमीटर्स दूर है तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान मृत्यु हुई हो ऐसा नहीं है। हमारी टीम्स लगातार इसमें अच्छा काम कर रही है और मैं सभी से आग्रह करती हूँ कि पक्षी जो बेजुबान है और सांबर झील में हजारों किलोमीटर दूर से उड़ान भर के यहाँ अपना प्रवास है चुना है इस स्थान को, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन पक्षियों को बचाएं। ये हमारे मेहमान भी हैं और साथ में जो जैव विविधता है उसका संरक्षण भी करते हैं, प्रकृति को खूबसूरत बनाते हैं। तो हर व्यक्ति इसमें आगे आए। नावा के आमजन का इसमें काफ़ी हमें सहयोग मिला है। आगे भी उम्मीद है कि हर एक व्यक्ति इसमें हमारा सहयोग है वो पक्षियों को बचाने में करेगा। धन्यवाद। लगातार आप झारखंड में घूम रही, क्या देख रही है बीजेपी की? अच्छा देख रहा है क्योंकि लोगों का जो है अभी समझ गया है, लोगों को अभी डेवलपमेंट चाहिए, तो इसीलिए ये माहौल अच्छा है। आदिवासी बहुल राज्य है, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस का कहना होता है बीजेपी आदिवासी संविधान बदलने के बाद क्या
इसमें जो है कांग्रेस का बोलना कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि ये लोग बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन हमारा संकल्प पत्र जो है वो देख लो, वहाँ सब लिखा हुआ है कि जो कांग्रेस बोल रहे हैं ये सब झूठ है और हमारा जो कागज में है वो सच है। क्या है मैम, आगे किस तरह से देख रहे हैं? अब मेरा देखो, मैं भी जनजाति हूँ, भाजपा में है इसलिए मुझे टिकट मिला, अभी मैं सांसद बन गया है, तो थोड़ी भाजपा थोड़ी विरोध है जनजाति का नहीं है। राजनाथ सिंह जी का सभा में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। आप उसका स्पीच सुन लो, उसमें सब है। क्या लगता है तस्वीरें बदलेगी झारखंड? क्यों नहीं, बदलना चाहिए। अगर हमको आगे जाना है तो बदलना चाहिए। हेमंत सोरेन नो कमेंट्स। चलो ठीक है, भाजपा के लिए वोट करना। सॉरी, कैंपेन अच्छा है, सभी लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। बस प्रियंका जी से हमारी तरफ से एक ही रिक्वेस्ट है, जो आप ये प्यार दे रहे हो उसका कर्ज चुकाने के लिए प्रियंका जी को एक बार जरूर आप मौका दें। जैसे आपने राहुल जी को इतना जितवाया है कांग्रेस पार्टी का, और राहुल जी का प्रियंका जी का वायनाड के प्रति बहुत ज्यादा प्यार है। बस उसके लिए वो चाहते हैं कि प्रियंका जी यहाँ से जीतें, और जो वायनाड के लोगों को जो अपेक्षा है, जो उम्मीदें हैं, उनको वो खरा उतरे हमेशा। जी, हमारा कोशिश है कि एक भी वोट और कहीं नहीं जाना चाहिए, सब प्रियंका जी को मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसी महिलाएं, और प्रियंका जी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसी महिलाएं जब अगर सामने आएंगी और ऐसी महिलाएं जब संसद में जाएंगी तो वो हमारे देश के लिए भी अच्छा है और वायनाड के लिए भी बहुत अच्छा है। बिहार के मुख्यमंत्री कैंपेनिंग करेंगे तो बार बार वो एक बात क्यों बोल रहे हैं कि हमसे गलती हुई थी, हम आरजेडी के साथ चले गए थे। उन लोगों ने केवल लूटा है, न शिक्षा में काम, न रोड में काम, कोई काम नहीं। तो जब सरकार में तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे तो ये जो नियुक्ति पत्र जो बटी, तो किन लोगों को बटी और कौन लोग चाहते थे, किनका कहना था कि ये नियुक्ति पत्र हम जब सरकार में आएंगे तो हम 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे, और कौन ये कहते थे कि कहाँ से देगा, कहाँ से लाएगा, ये सबको कुछ आता है। तो किसने ये नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया? एक साथ 3.5 लाख से ऊपर लोगों को गांधी मैदान से लेकर के हर एक जिला में लोग गए वहाँ पे, और उन लोगों ने देने का काम किया। तो ये किन लोगों को मिला? क्या मुख्यमंत्री जी बिहार के लोगों को बताने का काम करेंगे? अगर ये गलती है तो मैं तो चाहूंगी कि ऐसी गलती हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, जो मंत्री बनते हैं, जो मुख्यमंत्री बनते हैं, ऐसी गलती बार बार वो लोग करें, ताकि बिहार के लोगों का भला हो, बिहार के बेरोजगारों का भला हो। ये गलती जो 20 साल से है वो क्यों नहीं सरकार में कर रहे हैं लोग? हमारे जाने के बाद कितनी नियुक्ति पत्र इन लोगों ने बांटा है, किस किस विभाग में बांटा है, ये बिहार की जनता को क्यों नहीं बताने का काम कर रहे हैं? और ये जो माफी मांगने का काम है, मुख्यमंत्री जी तो उनको घर बुला के भी मांग सकते हैं, हमारे यहाँ भी आके मांग सकते हैं, अपने नेताओं को रोज बैठते हैं, शाम को मिलते हैं, फोन पे मांग सकते हैं। ये बिहार की जनता में जाके इस माफी मांगने से बिहार के लोगों का क्या भलाई होगा? बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, ऐसा बोलने से क्या बिहार में फैक्ट्री लगाने का काम करेगी? बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का काम करेगी? इससे किसका भला हो रहा है? और ये क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब इसका मतलब है कि कुछ अंदर ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए बार बार बता रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं खुश हूँ कि लोगों को फिल्म पसंद आ रही है, और इतने दिन अब हो चुके हैं लेकिन फिल्म चल रही है, और एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है थिएटर्स के लिए, लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली खुशी है इस बात की। तो क्या क्लैश कहीं टाला जा सकता था? नहीं, हम दोनों फिल्मों ने कोशिश की, ऐसा नहीं कि नहीं की, बट हमारी एक ही इशू आ रही थी कि वो दिवाली का थीम था रामलीला की वजह से, वरना हम कभी भी आ जाते, और खाली वो एक झिझक थी कि कभी और आएंगे और वो थीम कनेक्ट होगा या नहीं होगा, बस उस वजह से, वरना कभी हमारा वो क्लैश होता ही नहीं है कभी किसी के साथ। दूसरी बात, अगर लेकिन आज देखें तो दोनों फिल्मों ने हफ्ते भर के बाद 300 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया, जो मतलब जो रेयर है कि 2 फिल्में आए और दोनों चलती रहें और इतना रेवेन्यू एक हफ्ते में जनरेट हो। वो मीडिया हाइप और क्लैश की वजह से जो एक प्रोग्रेसिव चीज़ है
उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है जो थिएटर्स के लिए या हमारे एग्जिबिटर्स के लिए या हमारी इंडस्ट्री के लिए कि दैट काइंड ऑफ अ रेवेन्यू इज बीइंग जनरेटेड इन 1 वीक। एक हिंदी फिल्म से इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होना बहुत बड़ी बात है, एंड वो अभी भी चल ही रहे एंड वो चलते रहेगा पूरा महीना, बिकॉज कोई फिल्में ज़्यादा है नहीं फॉर द होल मंथ। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग एंड अ बिग थिंग, एंड आई एम हैप्पी कि रेवेन्यू जनरेट हो रहा है दोनों फिल्मों से। जी बिल्कुल। एरा के बाद कोई ऐसा है कि आज माननीय मुख्यमंत्री मोहन मांझी की अध्यक्षता से एक छोटा सा कमेटी का बैठक हुआ था। इसी बैठक में तय हुआ है ये प्रधानमंत्री उड़ीसा भी आ सकते हैं। एक में प्रोग्राम आया है टेंटेटिवली, फाइनल अभी तक नहीं हुआ है। 15 तारीख को राउरकेला आएंगे। नहीं तो यहाँ नहीं आने से भी जितना ट्राइबल जिला है, ट्राइबल जिला में वीसी माध्यम से उन लोग प्रधानमंत्री का वार्ता, मुख्यमंत्री का वार्ता और पैसा जो आइन है और जंगल अधिकार आइन है FRA, ये दोनों आइन के बारे में अनुसूचित लोगों को ये बात बताएंगे। जो मेरा विभाग है, मेरा विभाग पंचायत राज विभाग से हम लोग जहां 50% से ज्यादा आदिवासी हैं वहां हम लोग ग्राम सभा करेंगे। ग्राम सभा माध्यम से हम लोग पैसा आइन, पंचायत का अधिकार, गांव का अधिकार, जंगल अधिकार आइन FRA, ये सारे बातों को हम लोग उनको समझाएंगे। इसलिए पंचायत राज विभाग से 1-2 ट्रेनर जाएंगे हर ग्राम सभा को और इसी बारे में सारे विषय लोग को बताएंगे। तो उड़ीसा प्रदेश का 34% आबादी है, तो उन लोग को और थोड़ा सुविधा मिलेगा, उन लोग को जानकारी मिलेगा। जब जानकारी मिलेगा तो उन लोग उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अब इस साल में 2 ईद ऐसे लो, जितना हलवा पका के खा लो, और 5 वर्षों में 5 लाख स्वरोजगार के अवसर सुनिश्चित करें। 2,27,500 सरकारी पदों पर निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से हम लोग नियुक्ति करेंगे। और यहां पर BA, MA यानी जो स्नातक और स्नातकोत्तर पास हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, उनको अपना कैरियर बनाने के लिए उनको नौकरी नहीं मिली है, 2 वर्ष तक उन्हें हम 2,000 रुपया प्रतिमाह मुहैया कराएंगे। 2 वर्ष तक 2,000। और इतना ही नहीं, राज्य के जो गरीब हैं, पिछड़े वर्ग हैं, कि प्रत्येक बालिका को KG से लेकर PG तक, माने पहली दर्जा से लेकर के बिल्कुल अंत तक, दर्जा 16वीं तक शिक्षा इनको मुफ्त में दिलाई जाएगी। और इस स्कीम का नाम है फूलो झानो पढ़ो बिटिया। और बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, बहुत सारी चीजें। और धान के खरीद के बारे में तो नीलकंठ जी ने आपको बतला दिया है। पर प्रति क्विंटल कितनी कीमत मिलती है इस समय, कोई बताएगा? प्रति क्विंटल इस समय कीमत कितनी है धान की? 2100। बस इस बार जीत जाने दो, उसके दूसरे महीने से आपको 3100 मिलेगा, 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर। भाई मैं हैरान हूं, अभी तक तो हम लोग सुन रहे थे कि हमारे घर में 1.5 टन का AC है, 2 टन का AC है। ये गजब के आम आदमी हैं जिनके घर में 250 टन का AC लगा हुआ है। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों का भला करने का सोचा नहीं। उनका अपना सुख, अपने परिवार का सुख और लूट और झूठ में फंस के रह गए। अब दिल्ली के लोग न्याय करेंगे,
ऐसे लोगों से दूरी बनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास। अब राहुल गांधी जी पद यात्रा चालू करने वाले हैं, एक पद यात्रा स्टार्ट हो रही है तो दिल्ली के अंदर। अब देश उनकी पदयात्रा के पीछे की जो मानसिकता है, देश के संविधान को कमजोर करना, देश के लोकतंत्र को कमजोर करना, देश विरोधी लोगों को ताकतवर बनाना, ये राहुल गांधी जी की नीति हो गई है। एंड आई थिंक नोबडी विल सपोर्ट। इन्होंने आपके साथ छल किया, इन्होंने आपके साथ धोखा दिया। बताइए, आपको कहा था कि नहीं कहा था कि हम रोजगार पेंशन देंगे, कहा था रोजगार भत्ता देने के लिए, कहा था कि नहीं कहा था? मिला कि किसी को? कहा था कि नहीं कहा था कि हम सरकारी नौकरी देंगे? मिला किसी को? कहा था महिलाओं को हम आगे बढ़ाने के लिए उनकी हम आर्थिक मदद करेंगे, किया किसी का? ये छलावे की सरकार है, ये धोखा देने वाली सरकार है, ये झूठ बोलने वाली सरकार है। और सबसे दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ये चोरों का साथ देने वाली सरकार है, ये चोरों का साथ देने वाली सरकार है। आप बताइए, इनके ऑफिसर जेल में हैं कि नहीं है? इनके अफसरों के घरों से और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के घरों से 25-30 करोड़ रुपए निकला कि नहीं निकला? आप बताइए, ये लोग जेल में हैं कि नहीं है? आप बताइए, हेमंत सोरेन के साथ इनको जेल जाना पड़ा कि नहीं पड़ा? खुद हेमंत सोरेन बेल पर है कि नहीं है? इनको इनके आरोपों से बरी नहीं किया गया है, याद रखिएगा। बेल पर है, बेल पर। और मैंने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि ये यूपीए के सरकार, ये इंडिया अलायंस के सरकार के नेता या तो जेल में है या बेल पर है। आप बताइए, झारखंड का एक कांग्रेस का एमपी, उसके घर से कितने क्या था? 322 करोड़ रुपए घर से निकले कि नहीं निकले? बोलो भैया, निकले कि नहीं निकले? गिनने में एक हफ्ता लगा कि नहीं लगा? मशीनें हाफ गई कि नहीं हाफ गई? अब बोलो, ये चोरों की सरकार है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं? जोर से बोलो। अब मैं जानना चाहता हूं आपसे, इनका एक मंत्री के पीए के घर से 22 करोड़ निकले। विष्णुपुरीतील, काळेश्वर यांच्या चरणी नतमस्तक होतो। महात्मा बसवेश्वर यांना मी कोटी कोटी वंदन करतो। सर्व नांदेडकरांना माझा नमस्कार। मैं मराठवाड़ा की धरती से स्वामी रामानंद तीर्थ और श्री नामदेव जैसे संतों को इस धरती में जन्मे स्वतंत्रता सेनानियों को भी श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथ delegation of 5 members of parliament, and please note that our party floor leaders of Rajya Sabha and Lok Sabha have been asking for an appointment from the Election Commission of India, but much to our disappointment, no one was there to meet us. Anyway, we have lodged 2 complaints, and like my senior colleagues and law leaders have said, that it is the Election Commission's deployment rules of 2003 that categorically states that where central deployment is made, in that case they have to have a representative of the state police with them. For the simple reason, there is a question of a different language and a different terrain and geography.
But what we have seen unfolding in the Bengal by-election is the central forces are working in coordination with the Bengal BJP leaders, not the state police. And the Representation of People's Act is clear. During an election, police and central forces both work closely with the Election Commission of India. But they are working with BJP leaders, influencing the voters to vote for the BJP. And today we do not get a hearing before the Election Commission of India. Today, Bharatiya Janata Party talks about nationalism. And a minister of the union government is saying what to the state police? That take off your Ashoka symbol and put a chappal there. This kind of derogatory remarks calls for serious actions from the ECI. We strongly condemn his statement, and we expect that on both these issues, given the campaigning ends on Monday, we expect immediate action so that there is a free and fair by-election in the state of Bengal. संत समाज के बीच झगड़े करवाए जा रहे हैं, जो अपने से बड़ा किसी और को नहीं समझते हैं, वो कैसे योगी हैं। संतों में भी झगड़ा कराने का काम अगर कोई कर रहा है तो सरकार के लोग मिलकर के करवा रहे हैं। हमारे यहां कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है, ये हमारी परंपरा रही है जो हम लोगों ने सीखी और समझी है और जानी है, कि हमारे यहां कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है, और जब बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए, इसलिए उसके वचन प्रवचन कहलाते हैं। यहां तो सब उल्टा ही है, इनकी योग्यता की परीक्षा करवानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह के भाषा इस्तेमाल हो रही है उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी योग्यता के बारे में भी हमें और आपको जानना चाहिए। और व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है। जो लोग हमेशा अमृत काल को याद दिलाते हैं, ये आजादी का नहीं बर्बादी का अमृत काल है, और नकारात्मक लोगों का भी। कलयुग में सब उल्टा होता है, ना तो समझो वही हो रहा है। जो कलयुग है उसमें उल्टा होता है और सब उल्टा कर रहे हैं लोग। हमारे यहां ये माना जाता है कि जितना बड़ा ज्ञानी होता है वो उतना ही चुप रहता है, इसलिए हमारे यहां मौनी और मुनि की परंपरा रही है। मुनि की परंपरा साधु संतों में, या मौनी की परंपरा, और कलयुग है इसलिए सब उल्टा हो रहा है। मितभाषी वाचाल बन गए हैं आजकल। वो मितभाषी नहीं बन रहे हैं, उनका सुनिए क्या कह रहे हैं आजकल। मृदभाषी कटुभाषी बन गए हैं, सत्य वचनी झूठे प्रचारक बन गए हैं, अभय निवारण करने वाले भय का प्रसारण कर रहे हैं। परोपकारी लोग अत्याचारी का काम कर रहे हैं, जिनका काम सरकार चलाना है वो बुलडोजर चला रहे हैं, और विकास का प्रतीक विनाश का प्रतीक बन गया है। और अभी अभी सुना होगा हमने और आपने कि किसी भी सरकार को इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा होगा जिस तरीके से इस सरकार को कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार पर 25 लाख का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। अगर कहीं ऐसा हुआ हो तो बताइए।